बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ गोधूली भाग 1 क्लास 9 बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो उनका मेन हिंदी होता है। काव्य खंड में पाठ 7 पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख कविता जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी की है, और यह इनके इस जन्म में, इस जीवन में कविता संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और फिर अंत में प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए नाउ स्टार्ट। कवि परिचय। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी आधुनिक युग के प्रगतिवादी आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने प्रगतिवादी आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया और इससे संबंधित बहुत सारी रचनाएं की। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 गांव कमाशिन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था, माता घसीटो देवी, कहीं कहीं घसीटी देवी भी आता है। ठीक है, इनका पेशा वकील, ये पेशे से वकील थे, लेखक एवं कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी, अपूर्वा, कहे केदार खड़ी खड़ी आदि है। इन्हें पुरस्कार के रूप में उच्च कोटि के लेखन के लिए, साहित्य में उच्च कोटि के लेखन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 अपूर्वा कविता संग्रह के लिए इन्हें प्राप्त हुआ, और उत्तर प्रदेश द्वारा दे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और भी जितने जो लोकल और क्या कहते हैं पुरस्कार थे उन्हें प्राप्त हुए हैं। इनका जो रूप था, ये उत्तर छायावाद युग के कवि थे, तो काल का असर इन पे दिखाई पड़ता है। तो ये जन संघर्ष यानी लोगों के ये बहुत करीब थे और प्रकृति सौंदर्य के भी बहुत करीब थे। तो छायावादी प्रकृति सौंदर्य कवि, और इनमें एक प्रमुख अंतर यह था कि वह सौंदर्य बोध के रूप में कविता लिखने के साथ साथ वह जो यथार्थ रूप है प्रकृति का, उसका चित्रण करते थे। ठीक है, ग्रामीण बिंबों और लोकजन के प्रति इनका ज़्यादा मतलब संपर्क था, और इन्होंने उन पर बहुत लिखा, ग्रामीण बिंबों का प्रयोग करते हुए, और लोक भाषा के रूप में इन्होंने जो रचनाएं की तो यह पाठक के बहुत करीब थी। ठीक है, जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य, और प्रकृति सौंदर्य में भी जो ग्रामीण परिवेश का रूप और बिंब था वह उनके ज़्यादा करीब थे, और उन पर उन्होंने ज़्यादा लिखा। खेतों, खलिहानों, पेड़ पौधों, नहीं नदी, तालाब आदि पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और जो कि अपने आप में प्रमुख है। इनका विषय रहा, इनका निधन 24 जून 2000 ईस्वी सन में हुआ। यह उनका पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब कविता परिचय। यह जो इनकी कविता है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, उनकी आशावादी प्रवृत्ति को दिखाता है। नहीं, आधुनिक भारत में आज़ादी का स्वप्न लिए पूरे लोगों में ये एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं। नहीं, यह कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी हमारी आंखें जिन सपनों को देख रही है, ये जो स्वतंत्रता के लगातार कष्ट को सहते हुए हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सपना है स्वतंत्र भारत का, ताकि पूरे तरह से हम भारत को, हिंदुस्तान को अपना कह सके। हर चीज़ के लिए हमें छूट मिले, किसी प्रकार का दबाव नहीं रहे, और इसी क्रम में उन्होंने जो शोषक वर्ग है उनके प्रति उन्होंने बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे तबके के लोग हैं, किसान, मजदूर, उनका जो शोषण किया जाता है, इन पे इन्होंने कटाक्ष करते हुए बहुत लिखा है। तो
उनको एक आशा की किरण जगा रहे हैं और उनमें एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि तुम्हारी आंखों ने जो सपना देखा था वह जरूर पूरा होगा, तुम्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो चलिए अब इस कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि वह कौन सी बात कहने जा रहे हैं और कविता की पंक्ति के माध्यम से कैसा उत्साहवर्धन वह कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अब कविता के माध्यम से हम देखें कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने कौन सी बातें इस कविता में कही है और कौन सा संदेश वह इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। तो जैसा हमने पहले आपसे कहा कि प्रस्तुत कविता में कवि का जनवादी स्वप्न अभिव्यक्त हुआ है। कवि के मानस में आज़ाद हिंदुस्तान का ऐसा चित्र है जिसकी उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। यह कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि जनता में आशा की स्फूर्ति जगाना चाहता है, जो हम बहुत दिनों तक स्वप्न देख रहे हैं कि हाँ एक दिन वैसा आएगा जब हमें पूरा हिंदुस्तान अपने रूप में दिखाई पड़ेगा और हम खुलकर सांस ले पाएंगे। तो उसी के प्रति हमारे अंदर एक उल्लास भरने का काम कवि कर रहे हैं। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम देखें, इसी जन्म में इस जीवन में, काव्य संग्रह का भी यही नाम है और स्टार्ट भी उन्होंने इसी से किया है। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बहुत ही सुंदर पंक्ति। इसी जन्म में यानी हमें जो यह जीवन प्राप्त हुआ है और भारतवर्ष में जो हमने जन्म लिया, इसी जीवन में हमको तुमको यानी सबको सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को। गीतों की खेती करने का क्या तात्पर्य है? गीतों की खेती का मतलब है उल्लास, खुशहाली का प्रतीक। गीतों की खेती यानी उल्लास का प्रतीक, यानी उल्लास, खुशहाली नहीं, ये उसी को डिनोट करता है। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी हमें आज़ादी प्राप्त होगी और हम आज़ादी का गीत गाएंगे और पूरा हिंदुस्तान हमें अपने रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जहाँ क्लेश है, क्लेश मतलब दुख, कष्ट नहीं, जहाँ क्लेश है, दुख है, कष्ट है, वहाँ क्या होगा? फूल खिलेगा, यानी खुशियाँ आएगी, दुख मिट जाएगा और सुख आएगा। ठीक है, हमको तुमको यानी सबको, पूरे देशवासियों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। त्राण मतलब मुक्ति, इससे मुक्ति मिल जाएगी। जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, वह सब दूर हो जाएगा। फूलों की खेती करने को, फूलों की खेती करना मतलब खुशहाली को लाना। चारों तरफ उमंग, उत्साह, जब फूल खिलते हैं तो हमारा कैसा रूप होता है? चारों तरफ से जो वातावरण होता है खुशियों का नहीं, उमंग का होता है और खुशहाली लेके आता है। तो वही कह रहा है कि फूलों की खेती करने का, यानी चारों तरफ खुशहाली, उमंग लाने के लिए और दिखाई पड़ेगा हमें चारों तरफ, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी पूरे हिंदुस्तान में चाहे हम कहीं रहे, हमें क्या होगा? पूरी आज़ादी मिलेगी और हमारे कष्ट दूर होंगे। आगे की पंक्तियाँ, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। बहुत ही सुंदर पंक्ति और बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन और बहुत ही क्रम से यह पंक्ति तैयार की गई है उनके द्वारा। दीप बुझे हैं यानी जिन्होंने आशा छोड़ दी है कि हमें भी पढ़ाई का मौका मिलेगा, हमें भी शिक्षा मिलेगी, और जिनके सपने टूट चुके हैं, खो चुके हैं, बुझ चुके हैं, आशा विहीन हो चुके हैं, आशा की कोई किरण जिन्हें दिखाई नहीं पड़ रही है, उनको भी वह उत्साह से भर रहे हैं। उनके अंदर आशा का एक दीप जला रहे हैं कि जिस आँखों के दीप बुझ गए हैं, यानी जिनकी आशाएं टूट गई है, जिनके आँखों के सपने खो गए हैं, उन आँखों को भी, उसे भी ज्ञान मिलेगा। यानी
शिक्षा उसके कदम चूमेगी, यानी हर घर घर में शिक्षा मिलेगी, सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, हम सभी शिक्षित होंगे। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। विद्या की खेती करने का मतलब क्या तात्पर्य है कि चारों तरफ शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी घर घर में विद्या मिलना, शिक्षा मिलना। तो हम पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को शिक्षा प्राप्त होगी, ऐसा उत्साह कभी भर रहे हैं कि चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में विद्या की खेती की जाएगी, अर्थात विद्या का, ज्ञान का, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आगे की लास्ट की अंतिम पंक्तियों में बहुत ही जोश के साथ और उत्साह के साथ ही वो पंक्तियाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, यानी एक दृढ़ विश्वास जो पूरे भारतवासियों में वो जगा रहे हैं। मैं कहता हूँ यानी मेरी वाणी किसकी है? पूरे भारतवासी की वाणी है। और फिर कहता हूँ यानी बार बार कहता हूँ, ऐसा समय आएगा, अब स्वतंत्रता हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, अब सुख हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। जितने भी क्या कहते हैं कष्ट थे हमने देख लिए, अब आने वाला जो कल होगा वह क्या होगा? एकदम खुशहाली का होगा, शिक्षा का होगा, बेरोजगारी ख़त्म होगी, देश में खुशहाली आएगी, हर तरह से जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मूलभूत हो चाहे अन्य आवश्यकताएं हों, उसकी पूर्ति होगी। हमको तुमको प्राण मिलेगा, यानी हम सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को क्या मिलेगा? प्राण मिलेगा, यानी जीवन दान मिलेगा। एक सुंदर रूप में, एक सुंदर अवस्था में हम जिएंगे। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मोरों सा नर्तन हम कब, मोर नर्तन कब करते हैं? मोर कब नाचते हैं? जब वह खुशी से उन्माद में हो। तो हमारे सामने भी खुशहाली आएगी, हर तरह से चारों तरफ से खुशहाली आएगी। और जैसे क्या कहते हैं, खुश होकर एकदम उमंग के साथ मोर नृत्य करते हैं, हम भी मोरों सा नर्तन करेंगे, यानी खुशहाली में झूमकर हर तरह से सुख और सब चीज़ पाकर हम भी क्या करेंगे? मोरों सा नर्तन करेंगे। मोरों सा नर्तन करने को हमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी पूरा हिंदुस्तान में हम कहीं भी चले जाएं, हमें कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। हर तरह से खुशहाली बिखेरेंगे और हर तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमें खुशहाली प्राप्त होगी। तो बहुत ही सुंदर कविता हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी की, और एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण इस कविता में हमें प्राप्त हुआ। इन्होंने आशा का जो किरण इस कविता के माध्यम से जगाई है, वह जनमानस में एक पॉजिटिव नहीं, सकारात्मक जो आकांक्षाएं हैं वह पूरी करती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक समृद्ध कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो चलिए अब हम चले प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास में हम देखें कौन सी बात, कौन से संदेश और हमें प्रश्न के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं कविता के साथ। पहला, कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। तो केदारनाथ अग्रवाल जी, हमने परिचय में ही आपको बताया कि ये एक आशावादी कवि हैं और जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय है। अपनी कविताओं में वह ऐसे विषय वस्तु का चुनाव करते हैं जिससे उनकी दशा का वर्णन हमारे सामने आए और उसका निदान हो सके। नहीं तो यहाँ पर भी उनका इस कविता के माध्यम से यह जो आशावादी उनका दृष्टिकोण है स्पष्ट नज़र आता है, क्योंकि अपनी पंक्ति के माध्यम से, इस कविता की पंक्ति के माध्यम से वह पूरे देशवासियों में एक आशा की किरण जगा रहे हैं कि हाँ, इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, यानी हमें वह सम्मान मिलेगा जिसके हम अधिकारी हैं। चारों तरफ से खुशहाली आएगी, गीतों की खेती होगी, यानी खेती में भी हम उन्नत होंगे और कोई हमें उसके लिए रोकेगा नहीं। जहाँ दुख थे, कष्ट थे, वह सब खत्म हो जाएंगे और हमें क्या कहते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी और चारों तरफ खुशहाली
ही खुशहाली आएगी। जिन आँखों के आशाएं टूट चुकी है, जिनके मन बुझ चुके हैं, उनके अंदर भी प्राण संचारित होगा और हमें अशिक्षा, बेरोजगारी और जितने भी कष्ट थे वह सब पूरे हिंदुस्तान से क्या होगा, मिट जाएगा और हमारा जो हिंदुस्तान फिर से खिल उठेगा। हमारे अंदर प्राण का संचार फिर से होगा और हम मोरों सा नर्तन करेंगे। तो इन सब पंक्तियों के माध्यम से कवि का आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, कवि के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। कवि के मन में हमने प्रस्तुत कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में देखा कि आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है उनके अंदर कि पूरा हिंदुस्तान जो होगा हर तरह के दुख से दूर होगा, चारों तरफ शिक्षा की किरण फैलेगी और जिसकी के आशाएं टूट चुकी है उन आस फिर से जगेगी और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। और हमारे अंदर जो हम निस्तेज हो चुके हैं, मतलब कि शांत हो चुके हैं, आशाविहीन हो चुके हैं, हमारे अंदर वो आशाएं आएगी और क्या कहते हैं, एक प्राण का संचार होगा और इसके लिए पूरा हिंदुस्तान प्रस्तुत होगा। पूरा हिंदुस्तान हमें मिलेगा एक आज़ाद हिंदुस्तान के रूप में, जहां हम खुलकर सांस ले सके, परतरता हमारे से कोसों दूर चलेगी और इसी जन्म में, इसी जीवन में हमें यह प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा, कवि आज़ाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में इन्होंने गीतों और फूलों की खेती करने की बात कही है। गीतों और फूलों की खेती यहाँ बिंब के रूप में आई है, संकेत के रूप में आई है। गीतों की खेती और फूलों की खेती करने का तात्पर्य है चारों तरफ खुशहाली लाना, चारों तरफ खुशहाली का संचार होना। नहीं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गीतों की खेती करने को यानी चारों तरफ हम उल्लास से, और गीत हम कब गाते हैं, जब हम उल्लसित हो, हर तरह से सुखी हो। नहीं तो और फूलों की खेती करने का मतलब क्या तात्पर्य होता है, फूल किसके प्रतीक होते हैं, समृद्धि के, खुशी के, उल्लास के, उमंग के। तो ये सब पूरे हिंदुस्तान में कब आएगा, जब हर तरह से हमें सब कुछ प्राप्त होंगे, सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में यह गीतों की और फूलों की खेती करना चाहते हैं। ठीक है। चौथा, इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है। इस कविता में विद्या की खेती की बात भी कही गई है। विद्या की खेती का तात्पर्य है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान यानी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, घर घर में शिक्षा की ज्योत जले, हम पढ़े हम बढ़े वाली जो कल्पना है भारत की वह पूरी हो, यानी सबको ज्ञान मिले, हर घर में शिक्षा की नई ज्योति जगे। यहाँ विद्या की खेती का यही अभिप्राय है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, इस कविता के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डाले। तो केंद्रीय भाव मतलब क्या होता है, मुख्य भाव। यानी कोई भी कविता जब लिखी जाती है तो उसमें कुछ न कुछ मुख्य भाव, केंद्रीय भाव, जो मेन फोकस होता है वह छुपा होता है। तो इस कविता का पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता का मुख्य भाव है एक क्या कहते हैं, आशावादी दृष्टिकोण को जगाना। नहीं, और पूरे भारत में एक आशा का संचार करना कि हम जो आज हर तरह से प्रतनता की बेड़ी में एकदम घिस कर निस्तेज हो चुके हैं, कष्ट से घिरे हुए हैं, आशा विहीन हो चुके हैं, उसमें आशा का संचार करके यह स्थापित करना कि नहीं, इसी जन्म में हमको तुमको जो अपमान हमने सहा प्रतनता की बेड़ियों में, उससे हमें निजात मिलेगी, हमें हर तरह से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वह पूर्ति होगी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आएगी। हम हर तरफ से अपने आप को क्या कहते हैं, विकसित करने में सक्षम होंगे, चारों तरफ शिक्षा की ज्योत जगेगी, बेरोजगारी दूर होगी, हर तरह से हमारे कष्ट दूर होंगे। ठीक है। इसका मुख्य भाव कविता का यही है, लोगों में आशा की भाव जगाना, पूरे हिंदुस्तान के जनता को एक संदेश पहुंचाना कि
अब हमें अधीर नहीं होना है। अब वह समय आ गया है जब पूरे हिंदुस्तान में हम खुलकर सांस ले पाएंगे और हमें आज़ादी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ठीक है। 7वां, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ में कवि के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। यह अंतिम की पंक्तियाँ हैं। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, इसमें कवि के दृढ़ विश्वास के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। वह दृढ़ विश्वास के साथ पूरे देश की जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैंने जो बात कही, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ कि हमको तुमको प्राण मिलेगा, यानी कि हमें जीने का पूरा अवसर पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त होगा। हम जो तिल तिल कर मर रहे हैं प्रजातंत्र की वेदी में, यह सब खत्म हो जाएगा और हम स्वतंत्र भारत में खुलकर सांस लेंगे और हम खुलकर जी पाएंगे। और जी कर हम जो जैसे मोर नृत्य करते हैं, खुशी से, उन्माद से, उमंग से, हमारे तरफ भी चारों तरफ खुशियाँ आएगी और खुशी देखकर हम भी मोरों सा नर्तन करेंगे। ठीक है। 8वां, मोरों सा नर्तन के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया, ये मोरों सा नर्तन, यहाँ अंतिम की पंक्तियाँ में यह बात आई है कि मोरों सा नर्तन करने का, यानी दृढ़ विश्वास के साथ कविता के अंत में कवि कह रहे हैं मोरों सा नर्तन। यहाँ पर संकेत किसका है कि जब मोर बहुत खुश होता है, और वो खुश कब होता है, जब बादल घुमड़ते हैं, वर्षा होने वाली रहती है, तो उस वातावरण को देखकर मोरों में खुशियों का उन्माद से वह नृत्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर यह संकेत है कि हमारे चारों तरफ भी खुशहाली आएगी और स्वतंत्र भारत में हम खुलकर सांस लेंगे। क्या कहते हैं, प्रतन्त्रता हमसे कोसों दूर जाएगी और हमारे अंदर प्राण का संचार होगा। नहीं, स्वतंत्र भारत में खुलकर सांस लेने का जो संचरण होगा हमें ज़रूर प्राप्त होगा और चारों तरफ खुशहाली देखकर हम भी मोरों सा नर्तन करेंगे, खुशियों से उमंगों में झूमेंगे, उन्माद में नाचेंगे। ठीक है। 9वां, इस कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यह भी मिलता जुलता प्रश्न है। इस कविता का उद्देश्य है पूरे भारतवासियों में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक आशा की किरण जगाना। नहीं, क्योंकि प्रतन्त्रता की बेड़ी को झेलते झेलते पूरा हिंदुस्तान क्या हो चुका है, आशा विहीन हो चुका है। नहीं, लोग की आशाएं टूट रही है, पता नहीं आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या इसी तरह अंधकारमय होगा या फिर स्वतंत्रता का प्रकाश भी हमारे सामने आएगा। तो इसी उधेड़ बुन को तोड़ने के लिए एक आशा की किरण यह कविता जगा रही है और इसका मेन उद्देश्य है कि उनकी आशाओं को, भारतवासियों की आशाओं को टूटने नहीं देना, उनमें दृढ़ विश्वास जगाना कि नहीं, इसी जीवन में, इसी जन्म में हमें सारी खुशियाँ प्राप्त होगी और इसी जन्म में हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकेंगे और खुशी के साथ, खुशहाली के साथ जी सकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमें रोक टोक नहीं होगी और पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए समर्पित होगा, हमारे लिए साथ होगा। नहीं, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो मैं बार बार आपको इशारा करती हूँ कि पहले हम पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर इस कविता का मुख्य भाव बताते हुए कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो क नंबर, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता से ली गई है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि का आशावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान के वासियों में ये आशा का एक किरण जगा रहे हैं कि जो इतने दिनों तक
जहाँ हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे थे, अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से होगी। जो अपमान हमने गुलामी में सहते आए हैं, उस अपमान से हमें त्राण मिलेगा, हमें इसी जन्म में सम्मान प्राप्त होगा, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पाएंगे। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि क्लेश जहाँ है, यानी जहाँ दुख है, वहाँ क्या होगा? फूल खिलेगा, यानी खुशहाली आएगी, सुख आएंगे। फूल खिलने का यहाँ तात्पर्य क्या है, क्या संकेत है? खुशहाली आएगी, कष्ट दूर होंगे, ठीक है। और हमको तुमको त्राण मिलेगा, यानी सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको, हम पूरे भारतवासियों को इस दुख से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और ऐसा ज़रूर होगा, इसी जन्म में होगा, इसी जीवन में होगा, ठीक है। ख नंबर, निम्नांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। तो सेम बात, वही बात है, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता से ली गई है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता का मुख्य भाव है पूरे हिंदुस्तान के वासियों में एक आशा का रूप जगाना, एक आशा जगाना कि इतने दिनों तक हम जो कष्ट सहते आ रहे हैं, जो हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, इसी जन्म में, इसी जीवन में हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और जहाँ चारों तरफ कष्ट ही कष्ट हैं, अशिक्षा का कष्ट, बेरोजगारी का कष्ट, दुख चारों तरफ दुख ही दुख है, उससे क्या होगी? निजात मिलेगी। और जिसकी आशाएं टूट गई है, उसकी आशाएं जगाने का वह काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। यानी जिसने हर तरह से आशाएं छोड़ दी है किसी चीज़ के लिए, और वह भी पढ़ सकेंगे, उन्हें भी शिक्षा की ज्योति उनके जीवन में प्राप्त होगी। और ये जिससे वह उनके एकदम ये सपने टूट चुके हैं, उन आँखों को भी क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, अर्थात शिक्षा प्राप्त होगी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी, घर घर ज्ञान का प्रसार होगा, ठीक है। कविता के आसपास, ये कविता के पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए आते हैं, जिसको ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो संबंधित विषय वस्तु है उस पे आपका ज्ञान मजबूत होता है। तो हम देखें इन शॉर्ट वे में, अपने शिक्षक की मदद से कुछ इसी तरह की कविताओं का संग्रह करें जो आप में नई आशा, उत्साह एवं स्वाभिमान का संचार कर दे। तो आपको करना है ऐसा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इस पर एक निबंध तैयार करें। आपके मन में, आप में भी यह ख्याल आता होगा कि आपका सपनों का भारत कैसा हो, किस रूप में हो। तो अपने अनुसार इसे 8, 10, 15 पंक्तियों में इसे तैयार करना है। कविता का सस्वर वाचन करें। बहुत ही सुंदर कविता है और लय के साथ यह गेय रूप में है। गाकर भी इस कविता का बहुत ही सुंदर वाचन हम कर सकते हैं, तो आप करिएगा। चौथा, श्रम का सूरज रामविलास शर्मा के द्वारा संपादित केदारनाथ अग्रवाल की कविता पुस्तक है। उसे पुस्तकालय से उपलब्ध कर पढ़ें और राष्ट्रीय चिंता से जुड़ी हुई कविताएं छांटकर अपनी कॉपी में लिखें। ये आपसे संभव हो तो ये ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, राष्ट्र के प्रति और कविता के मेन विषय वस्तु के प्रति आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए ग्रामर पोर्शन में हम देखें। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखें। नहीं तो विलोम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा रूप। जीवन, मरण, मान, अपमान, फूल, फूल मतलब पुष्प, फूल का उल्टा क्या हो जाएगा, शूल, कांटे, ठीक है। ज्ञान, अज्ञान, तो इसका विलोम रूप भी हो गया। तो यह हमारा क्या था, व्याकरण पोर्शन था। एक और है, विद्या का बहुवचन रूप लिखे। विद्या का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, विद्याएं, ठीक है। और तीसरा है, मान और ज्ञान से 5-5 वाक्य बनाए। ये मैंने आपके लिए छोड़ा। मान और ज्ञान से 5-5 वाक्य बनाना है। मान मतलब क्या होता है, सम्मान जिसको कहते हैं। ज्ञान मतलब शिक्षा। तो आपको छोटा छोटा 5 वाक्य बनाना है। तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। हमने सारी बातें इसमें देखी। तो अगले वीडियो में फिर एक नए अध्याय के साथ, एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।